जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं एक नया वीडियो जो जनन स्वास्थ्य का चौथा वीडियो है। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, यानी फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो देखिए कल हम लोग देखे थे कि मातृ मृत्यु दर क्या है, उसी का अगला कड़ी जो है इसको हम लोग देख रहे हैं कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसको क्या है और इसका सूत्र क्या है, इसको कैसे हम लोग गणना करेंगे। और अक्सर देखते होंगे कि जब जनगणना होता है हर एक 10 साल पर, तो उसमें इस चीज़ को पूछा जाता है कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, 0 से 7 साल के कितने हैं। जैसे अभी 2011 में जनगणना हुआ था, फिर 21 में होने वाला है, तो उसमें इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या है नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग अभी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जन्म दर, यहाँ पे हमने लिखा है कि जन्म दर यानी बर्थ रेट। बर्थ रेट को क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। क्वेश्चन है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। तो ये जन्म दर यानी फर्टिलिटी से क्या समझते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक मान लीजिए कि एक लोकेशन है, एक जगह है, तो यहाँ पे लिखे किसी देश या क्षेत्र। तो देश हुआ, देश में कोई भी, जैसे भारत देश है। क्षेत्र में क्या होगा? राज्य हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई महानगर हो सकता है। तो क्षेत्र एक फिक्स हुआ। इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकल उसका एरिया, उसका भौगोलिक सीमा क्या है? फिक्स है। इसमें देखना है कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? फिक्स है। दूसरा है प्रति हजार। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में, प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। तो 3 चीज़ है। पहला नंबर तो जगह फिक्स होगा कि आप किस जगह का जन्म दर निकालना चाहते हैं, वो एरिया फिक्स होगा कि आप भारत का निकालना चाहते हैं कि बिहार का निकालना चाहते हैं कि यूपी का निकालना चाहते हैं, दिल्ली का निकालना चाहते हैं, किस जगह का आप जन्म दर निकालना चाहते हैं। तो जगह फिक्स हुआ। दूसरा है कि प्रति हजार। इसका मतलब है कि अगर 1000 दंपत्ति अपने बच्चों को जन्म दिया तो उसमें एक वर्ष में कितने बच्चे जीवित रहे। मान लिया जाए कि ये बिहार है और यहाँ पर 1000 व्यक्ति ने बच्चे को जन्म दिया, या मान लेते हैं कि यहाँ पर 5000 व्यक्ति जन्म दिए अपने बच्चे को। 5000 व्यक्ति कितने दिन में? 1 साल में। तो वर्ष हुआ 1 साल। 1 साल में 5000 व्यक्ति कितने बच्चे को जन्म दिए? 5500 बच्चे को, मान लेते हैं 500 बच्चे को, या इससे भी कम मानते हैं, चलिए 20 बच्चे को जन्म दिया। मतलब कि 5000 व्यक्ति जो है वो कि एक वर्ष में 20 बच्चे को जन्म दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला? तो n बराबर होगा b/t। तो n का मतलब यहाँ पर क्या है कि जन्म दर, n का मतलब जन्म दर, और b का मतलब है प्रति हजार व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न बच्चों की संख्या। तो चूंकि वो 5000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुने 1 गुने 1000। तो एक वर्ष में कितना ये एक वर्ष में 1000 व्यक्ति द्वारा कितना बच्चे को जन्म दिया गया, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये 5000 व्यक्ति के द्वारा दिया गया 20 बच्चे को जन्म, तो 1000 व्यक्ति के द्वारा कितना दिया गया? 4 बच्चे को जन्म दिया गया एक वर्ष में। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बर्थ रेट कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी जगह पर, किसी फिक्स एरिया में, कि एक वर्ष में 1000 व्यक्ति के द्वारा कितने बच्चे को जन्म दिया गया। इसको हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे, n बराबर b/t। अब चलिए इसको देखते हैं कि मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र का जन्म दर बहुत ज़्यादा है, तो आखिर जन्म दर ज़्यादा क्यों है, और जन्म दर अगर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा। तो इस चीज़ को भी देखना है इस जनन स्वास्थ्य में। तो जन्म दर ज़्यादा होने के बहुत सारे कारक हैं, जिसपे हम यहाँ पे लिखे हैं कि शिक्षा का स्तर। जैसे मान लिया जाए कि कोई समाज शिक्षित है, कोई व्यक्ति शिक्षित है, तो शिक्षित दंपत्ति, शिक्षित समाज, शिक्षित देश, शिक्षित राज्य
का जनसंख्या का दर जो होगा वो कम होगा। इसका कारण क्या है कि वे समझते हैं कि आखिर हमें छोटा परिवार को रखना है, हमें क्या करना है, छोटा परिवार रखना है, जो संतान को हम जन्म दे रहे हैं उसे अच्छी शिक्षा देना है, उसे अच्छी परवरिश करना है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो वो क्या है कि जहाँ पर अशिक्षित समाज होगा, यहाँ पे हमने लिखा है रूढ़िवादी समाज, अज्ञानता या धार्मिक अंधविश्वास, तो ऐसा समाज जो होगा वहाँ पर क्या होगा कि जन्मदर ज़्यादा होगा। धार्मिक अंधविश्वास में भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जैसे ऐसे भारतीय समाज में क्या देखते हैं कि ऐसा मतलब प्रचलन है, ऐसी मान्यताएं हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मरता है तो जन्म उसके जो पुत्र है अगर वो मुखाग्नि दिए तभी उसे मोक्ष मिलेगा। तो इसका मतलब है कि पुत्र के द्वारा अगर मुखाग्नि दिया गया तभी जाकर उसे मोक्ष मिलेगा, जिसके कारण क्या है कि समाज में पुत्र की लालसा ज़्यादा रहती है, हमें बेटा हो, हमें बेटा हो, और इस बेटा के चाहत में क्या होता है कई बेटियां पैदा हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर जन्मदर बढ़ेगा। रूढ़िवादी समाज है, तो रूढ़िवादी समाज क्या है, रूढ़िवादी, ये शब्द को समझिए कि रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है। रूढ़िवादी का मतलब हुआ कि पुराने ख्याल के लोग, एकदम जड़ बुद्धि, वे नवीन सोच के नहीं हैं, उनकी सोच बहुत ही पुरानी है, वे लकीर के फ़कीर हैं, नहीं जो बाप दादा पुरखों से जो चला रहा है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उस समाज में क्या है कि लड़कों का महत्व तो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा दिया जाता है। उन्हें लगता है कि जो हमारा ये वंश जो है ये लड़का ही आगे चला सकता है, चूँकि पितृ प्रधान समाज है। तो पितृ प्रधान समाज में क्या है कि वंश जो परंपरा है उसका वो पिता से पुत्र में, पुत्र से फिर उसके पुत्र की ओर जाता है। तो उसे लगता है कि अगर बेटा नहीं होगा तो फिर मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस तरह क्या होता है कि बेटे की चाहत में वो कई संतानों को जन्म देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके कारण भी क्या होगा कि जन्म दर में वृद्धि होगी। उसके बाद है बाल विवाह। तो बाल विवाह भी प्रमुख कारण है कि बच्चा जब शादी के लायक भी नहीं हुआ है, मतलब शादी की उम्र कितना है कानूनन, लड़कियों का 18 साल और लड़कों का 21 साल, लेकिन उससे पहले अगर शादी कर दिए तो वो बाल विवाह कहलाता है, जो कि गैर कानूनी है, कानून की नज़र में वो जुर्म है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाल विवाह करने से क्या हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, संतान ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और इसके बहुत सारे घाटे भी हैं कि इसमें मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसकी मरने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कल हम लोग देखे थे मातृ मृत्यु दर में भी वृद्धि हो रही है। जो लड़की बाल विवाह के शिकार है तो उसमें क्या हो रहा है कि वो समय से पहले ही मौत के काल में जा रही है, मौत के गाल में समा रही है। इसके अलावा भी जो बच्चा जन्म ले रहा है वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। बहुत सारा बात है इसमें। उसके बाद है कि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। ये भी देखिए क्या है कि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का मतलब समझिए कि जहाँ पर अशिक्षा है, अज्ञानता है, तो उनके मन में क्या बात है कि अगर 5 बेटा रहेगा तो 5 बेटा अगर 1-1 हज़ार रुपया कमा के लाएगा तो हमको 5,000 रुपया की आमदनी होगा। तो जब 5,000 रुपया मेरे घर में आएगा तो मेरे घर में खुशहाली होगी। तो उसका सीधा सा कंसेप्ट होता है कि जितना मेरा बेटा रहेगा, जितना कमाने वाला पुत्र रहेगा, उतना घर का आमदनी बढ़ेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि हम जितने संतान को जन्म दे रहे हैं उसे अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश करें, उसे एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छा समाज का निर्माण तो तभी होगा जब उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन उसका ध्यान यहाँ ना होकर उसका ध्यान रहता है कि चलो बच्चे को जन्म दे दिया, उसको खिला पिला के थोड़ा बड़ा करिए, चलो किसी को सैलून में लगा दो, किसी को गैरेज में काम करने के लिए भेज दो, किसी को मजदूरी करने भेज दो, किसी को ठेला चलाने भेज दो, किसी को अंडा बेचने भेज दो। तो ये सब जो है क्या है, ये सोच जो है ये अज्ञानता है, अशिक्षा के कारण ही ऐसा सोच है। तो उसे क्या लगता है कि अगर मेरी जो गरीबी है मैं उसका मुख्य वजह है पैसा का ना होना, आर्थिक तंगी, और इस गरीबी के कारण हम जो घुट घुट कर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हमें ज़्यादा बच्चा अगर होगा तो सब तरह से कमा के लाएगा। 5 गो बच्चा रहेगा, 5 बेटा अगर रहेगा तो 5 तरफ से कमा के लाएगा, तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, और जब बहुत पैसा आएगा तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी, जो कि गलत कंसेप्ट है। तो ये सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के कारण भी है लोग ज़्यादा बच्चा को जन्म देते हैं। उसके बाद है भौगोलिक दशा।
अब देखिए, अगर भारत के संदर्भ में देखें या कोई भी जगह है, तो जहाँ की भौगोलिक दशाएं जितनी अनुकूल होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे। भौगोलिक दशा का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति वो उसी जगह पे रहेगा जहाँ पर उसको जीवन जीने के लिए सभी शर्तों को वो पूरा कर पाए। जैसे मान लिया जाए कि जहाँ का वातावरण अच्छा हो, जहाँ पर जल की सुविधा हो, जहाँ पर पर्यावरण अच्छा हो, जहाँ पर रोग कम हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे शहरीकरण होगा, चिकित्सा के सुविधा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि लोग ज़्यादा जाकर बसेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ी इलाका है, कोई दुर्गम इलाका है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे? तो स्वाभाविक बात है नहीं, क्योंकि वहाँ का जो जीवन है बहुत ही कठिन जीवन है। लेकिन उसकी तुलना में अगर हम मैदानी क्षेत्रों को देखें तो वहाँ ज़्यादा लोग जाकर बसेंगे। आप देखते होंगे कि ये जो गंगा है, गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। इसका कारण क्या है कि ये गंगा का उपजाऊ मिट्टी लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये जो गंगा नदी है या कोई भी नदी का क्षेत्र है, तो क्या है कि हर साल ये बाढ़ लाती है। बाढ़ लाने के कारण क्या है कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है, जिसके कारण पैदावार ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों का आकर्षण इधर बढ़ रहा है और यहाँ पे लोग ज़्यादा आकर बस रहे हैं। इसी की तुलना में अगर हम देखें हिमालय के क्षेत्र में या जो पहाड़ी भाग है, वहाँ पर क्या है कि खेती करने योग्य भूमि भी कम है, तो लोग यहाँ पर कम बसते हैं। यहाँ पे घर बहुत कम होगा, लोग बहुत ही छिटपुट ढंग से घर बना कर रहे होंगे। वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी कम रहता है। अगर यहाँ पर पानी की सुविधा है तो बहुत मुश्किल से पानी उपलब्ध हो पाता है, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों में जाए तो वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है। तो भौगोलिक दशा का मतलब है कि लोग वहाँ पर जाकर बसेंगे जहाँ पर उसको जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आसानी से उपलब्ध हो जाए, और जहाँ पर आसानी से उपलब्ध नहीं होगा वहाँ पर लोग नहीं बसेंगे जाकर। तो ये भौगोलिक दशा भी जन्म दर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि होती है। अगर हम लोग, जैसे कि कल भी हमने बताया था कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑफिस होता है जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस होता है, जो ये जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब की मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब की गणना करता है। तो इसने क्या किया था कि 20 मई 2020 को एक आंकड़ा पेश किया। कौन? भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 10 मई 2020 को एक आंकड़ा पेश किया। ये वर्ष 2018 का आंकड़ा है, मतलब वर्ष 2018 का जो डेटा था उसके आधार पर 20 मई 2020 को इसने एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें बताया कि भारत का जो राष्ट्रीय जन्म दर है, मतलब पूरे भारत का राष्ट्रीय जन्म दर 20 है। इसका मतलब है कि 1000 व्यक्ति मिलकर 20 बच्चे को जन्म दे रहे हैं एक साल में। ठीक है, एक साल में 1000 व्यक्ति मिलकर 20 बच्चे को जन्म दे रहे हैं। वहीं पर मृत्यु दर इसने क्या कहा? 6.2। इसका मतलब क्या है? तो मृत्यु दर को पहले समझ ले। तो देखिए यहाँ पे लिखे डेथ रेट या मोर्टेलिटी। तो डेथ रेट क्या है कि किसी देश या क्षेत्र या समष्टि की मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे था जन्म दर में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और मृत्यु दर में मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ये जीवन तो चक्र है, जो जन्म लिया वो मरेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई जन्म ले लिया और मरेगा ही नहीं। तो ये मरने और जन्म लेने की क्रिया तो प्रतिदिन चलता है, प्रति सेकंड प्रति मिनट ये तो चलते रहता है। तो मान लिया जाए कि ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 1000 व्यक्ति में 5 व्यक्ति एक साल में मौत के शिकार हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1000 व्यक्ति में एक साल में 5 व्यक्ति मरा है, तो इसका मृत्यु दर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि भारत का जो मृत्यु दर है ये 6.2 है। 6.2 का मतलब हुआ, ये कब का आंकड़ा है? 2018 का, जिसे पेश किया गया है, जिसे जारी किया गया है 20 मई 2020 को रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा। तो ये मृत्यु दर 6.2 है भारत का। इसका मतलब है कि 1000 व्यक्ति के द्वारा 1000 व्यक्ति में 6.2 व्यक्ति प्रति वर्ष उनकी मृत्यु हो रही है और मौत के शिकार हो रहे हैं। अब देखिए इसका जो निकालने का फार्मूला है कि मृत्यु दर निकालने का एक फार्मूला है m=d/t। m का मतलब है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, और d का मतलब होता है प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या,
और टी है समय अवधि। इसका गणना हम लोग कैसे करेंगे, ईयर में, वर्ष में करेंगे, एक वर्ष में। अब देखिए मृत्यु दर, अगर मान लीजिए कि, तो चलिए इस आंकड़ा के आधार पर, यहाँ पर है शिशु मृत्यु दर, तो भारत का जो शिशु मृत्यु दर है वो 32 है, 32 है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा से स्पष्ट है कि भारत का जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। तो जन्म दर है 20 और मृत्यु दर है 6.2। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म दर ज़्यादा है किससे, मृत्यु दर से। जब किसी देश या किसी क्षेत्र का जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होगा तो वो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा। तो स्वाभाविक है उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे भारत का ही ले लें तो भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगले वीडियो में थोड़ा और डिटेल से बताएंगे कि भारत की जनसंख्या कब पूरे दुनिया में नंबर 1 पे चला जाएगा, कब भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़ देगी। तो ये सब के बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ देखते हैं कि अगर इस आंकड़ा पर हम लोग गौर करें तो यहाँ देख रहे हैं कि जन्म दर क्या हो रहा है, मृत्यु दर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि प्रति हज़ार, जितना 20 व्यक्ति अगर प्रति हज़ार जन्म ले रहा है तो 6.2 व्यक्ति ही मर रहा है। तो इसका मतलब है कि 13.8 व्यक्ति। अगर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो तो जनसंख्या संतुलित रहेगा, जितना व्यक्ति मरा उतना व्यक्ति जन्म ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जन्म ज़्यादा ले रहा है, मर रहा है कम। तो इसका मतलब है कि 13.8 व्यक्ति तो प्रति वर्ष बढ़ रहा है। जब 13.8 व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति हज़ार जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या क्या होगा, तेज़ी से बढ़ेगा। और देखिए मृत्यु दर कम होने का बहुत सारा कारण, जैसे यहाँ पर हम बताएं कि जन्म दर बढ़ने का कारण है, तो उसी ढंग से मृत्यु दर जो कम हो रहा है तो इसका बहुत सारा कारण है। जैसे है कि आपको शिक्षा के स्तर में सुधार, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वैसे वैसे जागरूक भी हो रहे हैं, और शिक्षित होने के कारण क्या है, वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, समय रहते उपचार कर रहे हैं, अपने जीवन शैली में सुधार ला रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है कि मृत्यु दर कम हो रही है। दूसरा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। अब देखिए कि पिछले साल कोरोना आया, 2020 में कोरोना आया और 21 में हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। मतलब हमारा जो चिकित्सा प्रणाली, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि 1 साल पहले ही लगता था कि अब क्या होगा दुनिया में, पता नहीं पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं इसका कोई समाधान होगा कि नहीं। हम लोग इतने भयभीत थे कि घर में बंद रहते थे, सबसे दूरी बना के रहते थे, और अभी भी कोरोना काल चल रहा है। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि पहला फेज का जो है एकदम वैक्सीनेशन शुरू है, सब लोग को टीका लग रहा है कोरोना का। इसका मतलब कि हमारी जो चिकित्सा जगत है, हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या शोध बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। पहले क्या होता था, हैजा, दस्त, उल्टी से भी बहुत लोग मर जाते थे, किसी को चेचक हुआ उसमें लोग मर गया, कहीं पर मालूम चला प्लेग फैला उसमें लोग मर गया। तो अभी क्या है कि ये सब जो छोटी मोटी बीमारी जो अभी लगती है, एक समय था जो बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से मरते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, जैसे जैसे नए नए दवाइयों का आविष्कार हो रहा है, नए नए टीकों का खोज हो रहा है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो मृत्यु दर है वो उसमें कमी आ रही है। उसके अलावा भी क्या है मृत्यु दर कम होने का, जैसे सरकारी योजना, सरकारी पहल, हम अगर कहें सरकारी पहल, तो सरकार अपने स्तर पर भी लोगों के बीच मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत सारी पहल कर रही है। जैसे कल भी हम लोग मातृ मृत्यु दर में देखे थे, राष्ट्रीय पोषण अभियान, मातृ वंदना योजना। तो इस ढंग का बहुत सारा सरकार के स्तर पर पहल की जा रही है, जिसके कारण सरकार का ये उद्देश्य है कि कम से कम लोग मरे और इस तरह से मृत्यु दर में कमी आए। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो भारत का जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए एक बार फिर से
अगर हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करें, एक लाइन में अगर समझें, एक लाइन में अगर परिभाषा देना हो कि जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो जन्म दर हुआ कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, कोई भी निश्चित जगह है, वहाँ पर 1000 व्यक्ति में कितने शिशुओं का जन्म एक साल में होता है, उसको जन्म दर कहते हैं, जिसको इस फार्मूला से निकालेंगे n=b/t। और दूसरा होगा मृत्यु दर, तो उसी ढंग से है कि 1000 व्यक्ति में, किसी भी क्षेत्र में 1000 व्यक्ति में कितना व्यक्ति एक साल में मौत का शिकार हो गया, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उसको क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे। और इसको निकालेंगे हम लोग m=d/t, और ये हो जाएगा n=b/t। और यहाँ पे हमने लिखा है कि भारत का जो राष्ट्रीय जन्म दर है वो 20 है और मृत्यु दर 6.2 है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखें और जो आंकड़ा हम यहाँ पे लिख रहे हैं या जो भी पॉइंट को समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखें, और हो सके तो आप इसे नोट भी करते चलें, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट डेवलप हो सके, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का बिल्डअप हो सके। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं 1-2 बार, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और हम आपके जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए सदैव तत्पर हैं, और समाधान तो करेंगे ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और फिर अगले वीडियो को हम लोग डालेंगे जिसमें शिशु मृत्यु दर और फिर आगे की चर्चा करेंगे। ये जो जनन स्वास्थ्य चैप्टर ही एक कंटिन्यू रहेगा। अब हम जल्द ही आपके सामने पार्ट 5 जो है लेकर आएंगे। इंतज़ार कीजिए, आपके सेवा में हम सदैव तत्पर हैं। थैंक यू।